कमेंट तो आप करते होगे, नहीं कर पाते हो तो टीम को कॉल करो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, जो कि 2016 में आया था, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है? किस चीज को एनकरेज किया गया है आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में? बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यानी वो बच्चे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा। तो वो तो आरटीई भी कह रहा है भैया हर किसी को एजुकेशन का अधिकार है, तो ये थोड़े ना सिर्फ इसमें बात हुई है। और अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग एंटाइटलमेंट बेस्ड डिसेबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन की भी बात नहीं हुई, डिनायल की भी बात नहीं हुई कि राइट ऑफ एजुकेशन इनको डिनाया कर दो जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी जो बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है उनको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कॉलेज में वो जाएं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह वो जाएं, वहां पे उनको उनके साथ असमानता ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, इक्वालिटी बरती जाए। ये चीज राइट मांगा गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, इसीलिए इसको राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं। इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ करता था 1995 वाला, जिसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ो, दिमाग में सेट बिठा लो स्कीमा में अपने कि यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक डिसेबल्ड बच्चा भी है, एक गिफ्टेड बच्चा भी है, एक एवरेज बच्चा भी है, ठीक है ना। तो बताइएगा फटाफट से। देखो ये प्रीवियस ईयर कह रहे हैं हम तो फ्री के मजे लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, पीसी क्वेश्चन पूछो। पीसी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की। स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज, भाई इंक्लूसिव एजुकेशन में तो हर एक बच्चा शामिल हो गया ना, एजुकेशन फॉर ऑल है ये, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी की। फिर भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ओनली, गिफ्टेड, सब तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, गिफ्टेड भी है, एवरेज भी है, डिसेबल्ड भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा है एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा फटाफट से, आसान सा सवाल है, डिस्कैलकुलिया पे बात हो रही है। तो कितना आसान पेपर है, पेपर 2 और आसान है, कल वाला पेपर भी मुश्किल था इसके मुकाबले। डिस्कैलकुलिया इज प्रीमैरिली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, यानी गुणज वैफल्य मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? गणना से जुड़ा हुआ है, तभी तो डिस्कैलकुलिया कह रहे हैं, है ना। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, गणना की बात हो रही है, रीडिंग नहीं। रीडिंग में डिसलेक्सिया होता है, पठन वैफल्य, जो ईशान अवस्थी को था, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये बात सही है, कैलकुलेशन किससे जुड़ी हुई है? गणित से जुड़ी हुई है। तो डिस्कैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है? गणना से जुड़ा हुआ है, गणितीय गणना करने से संबंधित है, इसको डिस्कैलकुलिया ही कहेंगे हिंदी में भी। क्रिटिकल थिंकिंग से इसका कोई संबंध नहीं है, कम्युनिकेशन से अफेजिया या डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 समझने का प्रयास कीजिएगा। इतने में आयुषी की एक और सुपर चैट पढ़ लेती हूँ। मैम सुपर चैट सिर्फ आपसे डाउट क्लियर करने के लिए करती हूँ, क्योंकि ऐसे लाइव कमेंट आप देख नहीं पाते हो। मैंने आपसे बढ़ के क्या सीटेट पास होने के बाद आपसे मिलना है? अच्छा थैंक यू सो मच आयुषी। हाँ डाउट के लिए आप कर सकते हो, बट यार इतना मत करो यार, हैं। आके मिल लोगे इतने में तो आप। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 19, मजाक कर रही हूँ मैं, चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास, हाँ वो एक तरीका है, मतलब जिसके थ्रू आप ऑफ कोर्स आपका कमेंट हाईलाइट हो जाता है। कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? ध्यान रखिएगा बाधा बनने की बात हो रही है। हिंड्रेंस, कौन सा एक प्रैक्टिस हिंड्रेंस बनेगी इन द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी जिन बच्चों को भाषा प्रयोग में दिक्कत है उनके लिए कौन सी एक बात प्रॉब्लमेटिक साबित होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। कई बार तो रैंडमली ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, देखो शादी वादी वाले भी, और ये कोई सुपर चैट नहीं करते, ऐसे मजे मजे में कुछ भी करते रहते हैं, तो नजर चली जाती है तो चली जाती है। देखो एक बार, चलिए फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है ब्रेक टास्क एंड असाइनमेंट्स इनटू शॉर्ट इजी टू मैनेज स्टेप्स, चलिए ठीक है। डिस्करेज द यूज, ठीक है, लेकिन हमें तो गलत चाहिए ना, जो हिंडर करे, जो हेल्प ना करे लैंग्वेज वाले बच्चे को, जिसको ऑलरेडी दिक्कत है लैंग्वेज यूज करने में। तो ये बात तो सही है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया, इससे तो हेल्प मिलेगी। डिस्करेज द यूज ऑफ विजुअल्स टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स, ये बात सही है। बेसिकली ये बात गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है ना।
तो अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। भाई जिस बच्चे को भाषा प्रयोग में दिक्कत आ रही है, आप उसको विजुअली दिखाएंगे चीजें, ये कह रहे हैं उसको डिस्करेज करो, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। यूज ऑफ प्री प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर ओरल एंड रिटन टास्क, अगर आप प्री प्लानिंग करेंगे तो हेल्प हो जाएगी बच्चे की, लेकिन हमें हेल्प कहाँ करनी है, हमें तो हिंडर करना है। रिड्यूस ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम, भाई जिस बच्चे को भाषा इस्तेमाल में दिक्कत हो रही है तो वहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हटाना है, क्लासरूम में कम से कम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर बात है। क्या गिफ्ट दिया था आयुषी ने आपको बर्थडे पे, दिखाया तो था उसमें, ब्लॉग में दिखाया था, हिमांशु सिंह दूसरे वाले चैनल पे जाके देखो, है प्रिया। और लाल इमोजी क्यों भेज रहे हो यार, गुस्से वाला इमोजी मत भेजा करो, डर जाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, वो बच्चे जो विलक्षण बुद्धि छात्र हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर ज्यादा है, या फिर वो किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर वो टैलेंटेड हैं, मतलब क्रिएटिव भी हो सकते हैं, 3 कैटेगरी आती है आपकी गिफ्टेडनेस में। फटाफट से बताइएगा। हाँ फेल वाले भी मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। देख रहे हैं विनोद, मैम आज तो सतरंगी लग रही है। हाँ हाँ किल्लू, मजाक उड़ाओ आप, हैं यही सिखाया आपको हमने कि आप मजाक उड़ाओ आकर के, हाँ बिल्कुल यही सिखाया। चलिए आ जाइए। अगर हम बात करें गिफ्टेडनेस की, तो कौन सी एक चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए। देखो लास्ट में है ये अवॉइड वर्ड, नहीं तो आप गलती कर देते इसमें, है ना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। नॉट वाले क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं, अवॉइड लिखा हो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लीस्ट लिखा हो ध्यान से पढ़ना है, एक्सेप्ट लिखा हो ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, ये तो करना चाहिए कि उनको इंडिपेंडेंटली हम करने दें काम, क्योंकि उनकी बौद्धिक स्तर ज्यादा है। लेकिन नॉट पूछा है, क्या नहीं करने देना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन हमें सही नहीं गलत चाहिए। इंप्लीमेंटिंग अ यूनिडायमेंशनल करिकुलम, बस समझ जाओ यही गड़बड़ है। यूनिडायमेंशनल नहीं चाहिए, मल्टी डायमेंशनल चाहिए करिकुलम, वैसे भी हमें किसी भी बच्चे के लिए, है ना। यानी बहुआयामी, जिसमें कई सारे आयाम हो, बच्चे की पर्सनैलिटी के बहुत सारे रंग बाहर निकल करके आए। प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। एनरिच्ड प्रोग्राम्स, जिसमें बच्चे का ब्रेन ज्यादा इन्वॉल्व हो, जिससे वो बोरियत महसूस ना करे। तो हमें मल्टी डायमेंशनल, कई आयाम, बहु रंग चाहिए, ऐसे कलरफुल चाहिए जीवन जो है करिकुलम का। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, यूनिडायमेंशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल चाहिए। तो सी ऑप्शन सही था। एक बड़ा सा सवाल आपके सामने, असर्शन और रीजन की बात हो रही है। एक तर्क दिया हुआ है और उससे पहले कथन दिया हुआ है। क्या ये कथन और इसका तर्क दोनों सही हैं, कोई एक सही है, या क्या करें बताइएगा फटाफट से। आप जवाब दीजिए, इतने में पानी पी के खत्म करती हूँ। हम 7,500 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 3,500 लोगों को ही सेशन पसंद आ रहा है। क्या लाइक करना क्यों भूल जाते हो? अगर सेशन अच्छा लगता है, देखने आते हो, कहाँ जाओगे लाइक बचा के? इससे कुछ मिलता नहीं है, बस सेटिस्फेक्शन, अच्छा लगता है। लाल इमोजी देने से आप पढ़ लेते हो। हाँ मैं समझ गई थी प्रिया आपकी ये ट्रिक, लेकिन दिल से बुरा लगता है। कोई और इमोजी लगा दिया करो यार। देखिएगा फटाफट से बताइएगा। ये तुम्हें कौन सी सुपर चैट दिख रही है? आयुषी की? ओके तो मुझे बाहर मिलना तो मैं बताऊंगी, देखना एक बार। अगर हम बात करें किसकी, कथन की, ठीक है, और रीजन की। पोल पे ध्यान नहीं है, 40 रुपए की सुपर चैट पे ध्यान है। ये सिखाएं हम तुमको, खिला देंगे पराठे। देखिए एक बार, अगर हम बात करें कथन की, बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट। यानी जब आप एक नया संप्रत्यय, एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, शिक्षण शुरू करने से पहले एक नए संप्रत्यय का, एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यानी जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका ओल्ड नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या उसको उतना भी पता है कि नहीं, जब आप आगे लेके जा रहे हैं तो, है ना। ये बात तो सही लग रही है। यह विद्यार्थियों के नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा कि भैया नए कॉन्सेप्ट को समझने में किन चीजों का पता होना उसको जरूरी है। ये आप अगर पहले ही जांच लेंगे प्रीवियस नॉलेज तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल 100% सही बात है। इसीलिए हम लेसन प्लान जब बनाते थे अपने बीएड, डीएलएड, बीटीसी, ईटीई में, तो हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस रखते थे। रीजन क्या है इसका? Corporal punishment should not be practiced as a strategy to rectify the undesirable behavior of
लर्नर्स, यानी शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भैया आप किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट, आप किसी को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है। इसमें दिखाना इन्होंने क्या आंसर सही दिया है, इन्होंने कहा है कि 36% लोग ए कह रहे हैं। इसमें सब कंफ्यूज है, इतने प्यारे क्वेश्चन में सब कंफ्यूज हो गए, लेट गए सब एक तरफ से, है ना, क्योंकि या तो आपको ये लगता है या तो दोनों गलत होंगे, दोनों सही होंगे, कोई एक सही है या दोनों सही है में आप घबरा जाते हैं। अभिषेक क्या कह रहे हैं, मैम मैं लास्ट टाइम पेपर में जस्ट क्वालिफाई मार्क्स लाया था, क्या वो पेपर फिर से दूं? अगर अभिषेक पैसों की दिक्कत नहीं है, अगर समय की दिक्कत नहीं है और मन कर रहा है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई खास आवश्यकता है नहीं, बट इफ यू वांट तो आप दे सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है पैसे वैसे की तो दे दो, और अच्छे से, और टाइम की भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर लेके रख लो सर्टिफिकेट, क्या पता किसी प्राइवेट स्कूल या किसी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत इंप्रेशन बनाने के काम आ जाए, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो इनमें से दोनों ही सही हैं, बट ये जो कथन था इसका सही रीजन ये थोड़ा ना है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, है ना। कोई कह रहा है हाँ मुझे तो बहुत प्रेम है, वो दूसरा कह रहा है हाँ मुझे भी, लेकिन मुझे फलाने से है, तुम्हें फलाने से है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों सही है अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। कॉर्पोरल पनिशमेंट का यहां कोई संबंध नहीं था प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग से, समझ पा रहे हो ना बात को। तो दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की। ए के बारे में तो बात ही नहीं हुई प्रीवियस नॉलेज के बारे में, यहां तो दंड की बात होने लग गई, तो कुछ और ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसी बात पे देखिएगा फटाफट से। 22वां सवाल कहता है एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड डैश अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, यानी जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट बुक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वही अपने आप में अंत है, तुमसे ही शुरू तुम पे ही खत्म, सारी कहानी किस पे, टेक्स्ट बुक पे या सिलेबस पे, उसके बाहर एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे। जब आप ऐसा सोचते हैं तो इस बात को कैसे देखना पसंद करेंगे बताइएगा। ब्लॉक मत कर देना पोल वाली दीदी, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं तो ऐसी हरकतें मत करो ना पोल वाले भैया, इधर आओ। देखो एक बार, अगर हम बात करें एनी पेडागोजी, मतलब इंसान को पता होता है कि उसकी हरकतें कैसी हैं, कि उसको ब्लॉक किया जा सकता है, उसको पता है, लेकिन नहीं, पंगे लेने, मजे करने, यही तो किक मिल रही है जीवन में इसी बात से, है ना, कुछ बड़ा नहीं है, इसी से किक लेंगे। देखिएगा एक बार, बताइएगा फटाफट से। अभी न्यूज आई है कि यूपी में प्राइवेट टीचर बनेंगे, बस सना इस पे हम बात करेंगे। कई बार चीजें बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट कर दी जाती हैं, हो सकता है ये एग्जैक्ट बात सही हो सकता है इसमें कुछ और चीजें हो जानने के लिए। इनको वैकेंसी निकालने की तो फुर्सत नहीं है, अब ये और रह गया था बस, है अगर ये सच है तो सीधा रास्ता। अच्छा मनीषा आ जाओ इधर, देखो बताओ, सब्जेक्ट मैटर को जब आप सब कुछ मान लेंगे तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के बीच डिजायर फॉर इनोवेशन बढ़ेगी। जब आप किताब के एक पेज से एक बुक से ज्यादा कुछ पढ़ने को ही तैयार नहीं है तो काहे की इनोवेशन, कोई मास्टरी नहीं हो सकती ऐसी सिचुएशन में, रट्टाफिकेशन होगा। मोटिवेशन टू लर्न नहीं, रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर। अगर आपको ये कह दिया जाए कि अन्वेषण के लिए प्रतिरोध है ये, कि जो कराया जा रहा है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही देख लो, तो इसमें आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, आप खुद का दिमाग लगाना छोड़ देंगे, जो कि पेपर के लिए सही हो सकता है, क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं और टाइम अगर नहीं है आपके पास तो बहुत ज्यादा समय नहीं है ना कि आप एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर नॉर्मल केस में जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को स्कूल में और ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा अपने आप एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, वो इंटरनेट पे कुछ देखता उस चीज के बारे में, वो किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ता, कोई एक्टिविटी करता, कुछ और जानने की कोशिश करता उस विषय में, अब वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया आपने एक्सप्लोरेशन के प्रति, अब वो अन्वेषण नहीं करेगा अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को, टेक्स्ट बुक को ही फाइनल मान लिया तो, जो कि गलत बात है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। अगेन आपका फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन यानी एक कथन है और उसका रीजन है, कथन है और उसका रीजन है। स्टूडेंट्स शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज, वेरिएशंस नहीं होगा है ना, या वेरिएशंस इन लर्निंग स्ट्रेटजीज होगा।
तो अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को ये सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेगुलेट करके उसको कहां किस चीज को यूज करना है उसको पता हो। इसका रीजन क्या दिया है, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहां और क्यों करना है। दोनों ही बातें एकदम सही लग रही हैं, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग बात नहीं है, एकदम सही है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है कि नहीं है? सही कह रही हो शालिनी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन मैंने 3 चैनल से पढ़ा और सबने आंसर अलग अलग बताए, बहुत कंफ्यूजन है। पंकज कुमार, उस क्वेश्चन को आप मुझे मेल कर दीजिए, है ना। कुछ लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाते हैं और दूसरे को गलत साबित करने के लिए, क्योंकि उन पे वैसे तो ध्यान दे नहीं रहा कोई, शायद ऐसे दे ले, है ना। दूसरा, कुछ लोग होते हैं वो आंसर की चेक नहीं करते ऑफिशियली, और कई बार किसी से नेचुरल गलती भी हो सकती है। तीसरा सिनेरियो इसका ये है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो बेहतर तरीका ये है कि किसी भी चैनल पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं वहां से पढ़िए शांति से, है ना, और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। खैर, आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी संभावना होगी उसमें उस पर डिस्कशन करके लिख देना। 3 क्वेश्चंस इन डिफरेंट चैनल, फलाना ढिमकाना जो भी है, मेल में लिख देना और 2-3 बार मेल कर देना, तो मैं देख ही लूंगी। अभी ना कभी रात में ही कर देना मेल। चलिएगा, उदय सर कहाँ है? प्रकृति आएंगे उदय सर, आजकल व्यस्त हैं, उन्हीं से पूछिएगा कहाँ व्यस्त थे। स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, यानी बच्चों को अपनी नॉलेज को रेगुलेशन करना आना चाहिए कि कहाँ किस अधिगम का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, लर्निंग स्ट्रेटजी से आपको समझ में आ जाता है कि किन चीजों को आपको कहाँ यूज करना है। दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन सही होगा, सिर्फ सही नहीं है बल्कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, पढ़िएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं? आपकी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, आप अपनी थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे रिव्यू करेंगे, ये है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो इनका प्रयोग, एग्जाम्पल कौन सा है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का? पहला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, कि आपने जो चीज प्रयोग की है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो किस हद तक सही है। बात तो सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन 2 पिक्चर्स। इसमें तो एनालिसिस लगेगा, इसमें कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लग रहा है, तो कॉग्निटिव स्किल है एनालिसिस, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ी होगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती है। नोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, यानी इसमें भी आपका सिंपल एप्लीकेशन लगेगा। रिकॉलिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी, कि पहले चोला थे या उसके बाद क्या था, तो ये सब क्या है, इसमें भी आपका कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लगा, मेमोरी लगेगी जो कि कॉग्निटिव स्किल है। किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन, कि जो तरीका आपने अपनाया है वो सही है कि नहीं है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, अगर हम बात करते हैं, अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट प्रोसीजरल नॉलेज, यानी एक टीचर है जिसका फोकस इस बात पे है कि बच्चे का प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर, मान लीजिए साइकिल चलाने का कुछ है तो वो प्रोसीजर बच्चा सीख जाए, इस बात पे फोकस है ना। ये बात तो ठीक है। फिर आता है अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस, कौन सा एक क्वेश्चन सही होगा प्रोसीजरल नॉलेज को बेहतर करने के लिए। पहला ऑप्शन है हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन इक्वेशन, यानी कि कैसे आप एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन को, ऑक्सी अपचयन समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसका एक प्रोसीजर होगा, इसके कुछ स्टेप्स होंगे। साइकिल अगर आप चलाना सीख रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स मतलब प्रोसीजर की बात हो रही है, बात तो सही लग रही है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा, इसमें सिंपल चीजें होंगी, इसमें डिटेल्स होंगी कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसमें भी कोई प्रोसीजर नहीं होगा कि आप जाके देख के आएंगे कि कहाँ है प्लैनेट, कौन सा क्लोजेस्ट है, आप गए और देख करके आए स्पेस ज्ञान में। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम, अब इसमें आप सीधा सीधा आंसर कर देंगे, और बट आप इसमें कोई प्रोसीजर थोड़ी बताएंगे कि कैसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नहीं बता पाएंगे ना। तो ये ए ऑप्शन है कि कैसे किया था कोई काम, कैसे किया जाना चाहिए, वो होती है प्रोसीजरल नॉलेज। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 4 क्वेश्चन रह गए आज के सेट में। अगर आप 30 क्वेश्चन एक साथ बैठ के सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप 150 क्वेश्चन का पेपर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा।
जल्दी बताइएगा, पेडागोजी हो रही है बैच में, क्यों नहीं होगी? जवाब दीजिएगा, जवाब। क्लास का टाइम है 9 बजे, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हम शुरू कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 समझ नहीं आया, समझा देंगे दोबारा से। देखिए, टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों की लाइफ से जोड़ देना चाहिए। रटवा करके तो मीनिंगफुल नहीं बनेगा, ये तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रट के सीखना और अर्थपूर्ण अधिगम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एम्प्लॉय स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इससे भी रटना ही होगा या कंडीशनिंग होगी स्टिमुलस रिस्पॉन्स से। फ्रीक्वेंटली यूज टेंजिबल रिवॉर्ड्स, इससे भी रटने पे फोकस होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, यदि आप ऐसे अवसर प्रदान करेंगे बच्चे को जहां अनुभव और चिंतन और मनन करने का मौका मिलेगा, तो वो चीज मीनिंगफुल होती है जिसके लिए आप दिमाग का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप समझने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो वो मीनिंगफुल होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपके लिए उसका कोई अर्थ होगा, उसको आप नहीं भूल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये कहता है अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू स्पीक हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ, यानी टीचर ने कहा बच्चे को कि अपने थॉट्स, अपने विचार खुद से ही बोलो। When he was somewhat stuck in solving a given problem, जब तुम किसी स्टेप पे फंस गए हो तो खुद से ही बात करो इस प्रॉब्लम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। Soon enough after doing so, students exclaims, I know the answer now. Which problem solving strategy has helped the student in this case? यानी कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था, अटक गया था किसी स्टेप पर, तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया कि भैया खुद से बात करो, है ना। इसके तुरंत बाद बच्चे ने कहा मुझे अब जवाब पता है ना। जैसे आप अटक जाते हैं कहीं और आप फिर से शुरुआत से सोचना शुरू कर रहे हैं उस चीज पे, तो अचानक से आपको आइडिया आ गया, मतलब आपने बोल बोल के खुद से ही बातें की, यानी वर्बलाइजेशन कहेंगे इसको, ठीक है ना। फंक्शनल फिक्सनेस तो एक ऐसा तरीका है कि आप दूसरा तरीका अपना ही नहीं रहे प्रॉब्लम सॉल्व करने को, ये तो प्रॉब्लम होती है। निमोनिक है कि आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, जैसे हम SCL सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज की बात करते हैं। रेस्पॉन्स सेट तो एक ही ढंग होता है सोचने का, लेकिन वर्बलाइजेशन यानी मौखिकीकरण, आपने खुद से बात की और आपको समझ आ गया, तो ये वर्बलाइजेशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, 2 क्वेश्चन और हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। Which of the following statement is not correct in context of misconceptions formed by students? यानी भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जब हम भ्रांति की बात कर रहे हैं, है ना, भ्रांतियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी एक बात सही नहीं है? फटाफट से बताइए, कौन सी एक बात सही नहीं है, जल्दी बताइएगा। नॉट करेक्ट, कौन सी बात है, कौन सा सवाल वो जो सही नहीं है? मिसकॉन्सेप्शंस, समझ रहे हो ना, भ्रांति मतलब नाइव कॉन्सेप्शंस। देखो भ्रांतियों को 2-3 तरीके से जाना जाता है, पहले वो समझेंगे, जवाब आप देते रहिएगा। देखिएगा, ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जिनको हम भ्रांतियां कह रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस, इनको हम वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं, है ना। भ्रांति कह रहे हैं अभी हम, ध्यान रखिएगा, इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। शांति नहीं, भ्रांति कहेंगे इसको। दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं हम इसको? हम ऑल्टरनेटिव होता है ना, कि राकेश नहीं सुरेश सही, ऑल्टरनेटिव दोस्ती करनी थी, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी कहते हैं इसको, यानी वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं नाइव कॉन्सेप्शंस। ये समय समय पे भाषा बदलती रहती है, नाइव कॉन्सेप्शंस, बात वही रहती है ना। नाइव कॉन्सेप्शंस, नाइव होता है अनुभवहीन, बचपन वाली स्थिति, नाइवनेस, ठीक। अगर हम बात करते हैं मिसकॉन्सेप्शंस की, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की, नाइव कॉन्सेप्शंस की, ये सब वो चीजें हैं जो बच्चा भ्रांति क्रिएट कर लेता है किसी चीज को समझने में। जैसे जब उसने तालाब में पानी देखा और वो पानी हरे रंग का था, तो वो ये सोच लेगा कि पानी तो हरे रंग का ही होता है। जब टीचर उसको पढ़ाएंगी कि पानी कलरलेस होता है, वाटर इज कलरलेस, तो उसके दिमाग में भ्रांति आएगी और वो कहेगा नहीं मैंने तो ग्रीन कलर का देखा था। तो ये भ्रांति ठीक करने की जरूरत होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा स्टूपिड है। एटलीस्ट बच्चे ने सोचा तो, उसने अपने अनुभव के बेसिस पे बताया तो। जैसे जब ट्रेन चल रही है तो वो सोचता है पेड़ भी चल रहे हैं, हम सबने बचपन में ऐसा ही सोचा है ना, तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, तो ये क्या, ये भ्रांति है। जब आप चलते हैं तो सूरज आपके साथ चल रहा है हर जगह, ये भी क्या है, भ्रांति है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाते हैं कई बार लर्निंग के दौरान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चा बेवकूफ है। इनको हम मिसकॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह करके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, कि बचपने में बच्चे ने वैकल्पिक अवधारणा बनाई है, लेकिन बनाई तो है
तो इनको बुरा नहीं माना जाता, बट इनको करेक्ट किया जाता है चैलेंज करके, डिस्कशन करके इन पे, है ना, इनको खराब नहीं मानते। तो कौन सी एक बात इनके कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है? मिसकॉन्सेप्शंस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। ये बात तो सही है, और हमसे तो गलत पूछा है, हमसे तो नॉट पूछा है। भाई आप इन भ्रांतियों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में, क्योंकि ये भ्रांतियां, कंफ्यूजन तो हो ही सकती हैं, कभी भी होंगी लर्निंग में, आज भी होती हैं, 10 साल बाद भी होंगी लोगों को। बी ऑप्शन है, मिसकॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस द इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, यानी भ्रांतियां कुछ संप्रत्तियों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। कह सकते हैं कि जब बच्चा शुरू करता है किसी चीज को, तो ऐसी भ्रांति होना स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है या कोई और दिक्कत है? क्या पूछ रहे हो? मैंने एमकॉम की है जिसमें मेरे 49% है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से टीजीटी एसएसटी में एलिजिबल नहीं हूँ। क्या मैं केवीएस और डी+B में पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ बीएड में? ये आपको जिस टाइम पे बीएड किया हुआ ना आपने, जिस टाइम पे आपने अगर वो किया था ना अपना केवीएस में, तो मुश्किल है, डी+B में आपको चांस मिल सकता है। तो जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, प्रीवियस नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लो, कई जगह पे 45% चाहिए होते हैं, कई जगह पे 50 भी चाहिए होते हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए। केवीएस में तो मेरे ख्याल में नहीं कर पाएंगे आप, देखिएगा वहां 50 से ऊपर ही चाहिए। मिसकॉन्सेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनएबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस्ड, ये भी बात गलत है और यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है कि जो भ्रांतियां हैं स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। भाई भ्रांति होने का मतलब ये थोड़ी कि अब बच्चा सीख नहीं पाएगा, कि अब वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा, ये तो बेवकूफी की बात हुई। किसी से गलती हो गई ये थोड़ी अब वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेगा। डी ऑप्शन है, मिसकॉन्सेप्शंस रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रंस इंट्यूशंस अबाउट द प्रोसेस दे ऑब्जर्व अराउंड देम, ये बात तो सही है कि जैसे वो सीखते हैं, वो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उस बात पे बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन गलत था, इसीलिए सही था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम खत्म करेंगे आज की कहानी, फिर हम मिलेंगे सीधा संडे, जिसमें हम बातें करेंगे, संडे वार्ता करेंगे। और वो जो आपका जो भी नोटिस है जिसको लेके इतनी आज शाम से मैं क्लास में भी देख रही हूँ तान्या, ओके, उस पे भी बात कर लेंगे अगर कल फुर्सत मिली तो। सिंगल हो तो हाथ उठाओ यार, शबीर जाफरी कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, बेरोजगार हो तो भी उठा दें हाथ, शर्म तो नहीं आती? देखिए एक बार फोकस कर लो यार काम हिलने पे, क्यों परेशान रहते हो, कैसी कैसी बातें करते हो। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली, मतलब सिंगल होने में शर्म है, इनको दुख है, बहुत दर्द है, बेरोजगारी में दुख नहीं है, वहां दर्द नहीं है। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट लर्निंग, यानी कौन सा एक इमोशन, कौन सा एक संवेग है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम को। कल वाले सॉन्ग का नाम बताइए ना प्लीज, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, हालांकि उसमें म्यूजिक था, बट जो समझदार लोग होंगे उन्होंने नाम ढूंढ लिया होगा। मैं बिल्कुल भी एम्बेरेस्ड महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं बता सकती हूँ। देखिए एक बार, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, स्टोरी पे होगा अभी भी, संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी सीखने को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। भाई कुछ इमोशन नेगेटिव होते हैं जो सीखने को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, जैसे डर का माहौल है तो डर पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं करेगा, कई बार दिक्कत दे देगा आपको, है ना, बहुत कम। नहीं बेइज्जती नहीं है तान्या, मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बात बेरोजगारी में बेइज्जती की नहीं है, बट जब आपको बुरा फील हो रहा है सिंगल होने में, तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं जीवन में अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए, उसमें भी होना चाहिए। बोर्डम की जब हम बात कर रहे हैं तो बोर्डम नेगेटिव है, फियर नेगेटिव है, एंजाइटी नेगेटिव है, इनसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको होप है कि कोई बात नहीं यार, अभी नौकरी नहीं लगी, मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ अच्छे से, कुछ ना कुछ जीवन में कर लूंगा, नहीं तो नौकरी भी ले ही लूंगा उससे पहले, ठीक, तो आशा जो है वो पॉजिटिव है, लर्निंग को आपकी आगे लेके जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये सबके लिए नहीं होते इस तरह के जोक, दिल पे मत ले जाया करो बेरोजगारी वाले जोकों को, जोकों नहीं होता, वैसे जोक्स ही होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनको क्लास में सिर्फ उद्दंडता मचानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क इज लाइकली टू मोटिवेट अ स्टूडेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स, यानी बच्चा मान लीजिए किसी एक टास्क को, किसी एक काम को करते हुए फेल हो गया है, तो कौन सा एक सेट होगा एट्रीब्यूशंस का, कौन सा एक तरीका होगा जिससे वो भविष्य में प्रयास करने के लिए मोटिवेटेड रहे। एक बार फेल हो गए तो ये थोड़ी कि अब दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, समझिए ना। आप हमेशा गलत कमेंट्स ही पढ़ते हो, कभी भी अच्छे कमेंट्स नहीं पढ़ते, गौतम शांडिल्य कह रहे हैं। यार अच्छे भी पढ़ती हूँ मैं, थोड़े जो डिफरेंट होते हैं ना वो अलग से दिख जाते हैं, पता नहीं कैसे। पॉजिटिव भी पढ़ती हूँ, ऐसा थोड़ी यार, कैसी बातें करते हो बहकी बहकी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क, जिससे बच्चा मोटिवेटेड रहे आगे फ्यूचर में अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्या मानना चाहिए बच्चों को? आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। अगर आप ये मान लेंगे कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमान होना तो भैया स्थिर होता है, तो फिर तो आप करेंगे नहीं, इससे तो आगे के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। फिर है बी ऑप्शन, आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। ये बात सही है, ये सही चीज है कि मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, जितनी मेहनत की जरूरत थी उतनी मेहनत मेरे से नहीं हो पाई, हालांकि मैं ऐसा करने में समर्थ हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं अगर मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूं तो इससे आप आगे मेहनत करने के लिए मोटिवेट होंगे। सॉरी, सी ऑप्शन है, टीचर वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी, आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी। अब ऐसे लोग, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में, कि भैया टीचर की गलती थी, मैं तो इसलिए फेल हो गया या हो गई, है ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी थी अपने प्रति। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे तो मेरे लिए अनलकी डे होता है। ये सब बेकार की बातें, इनमें आपका कंट्रोल नहीं है। जिस चीज पे आपका कंट्रोल है वो है आपकी मेहनत। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब किसी को एक तो 22वें सवाल में दिक्कत